Hello students, welcome back to ODLS Academy. This is विवेक कुमार पांडे. अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेसन्स नहीं देखा हुआ है या प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ विजिट करके आप देख सकते हो उसको. आइए हम फर्स्ट पार्ट 5 स्टार्ट कर रहे हैं आज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का. ठीक है, आई होप आपने प्रीवियस लेसन्स देखा होगा, तो हम उसके बेसिस पे आगे के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं. देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस. तो देयर आर मेनी फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेजिस्टेंस. द फर्स्ट वन इज लेंथ. अगर हम किसी भी रेजिस्टेंस का लेंथ इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो अगर हम उसकी लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे अगर आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, जैसे स्पीड ब्रेकर अगर बड़ा होता है तो जितना बड़ा होता है आपको उतना प्रॉब्लम होता है. मतलब जैसे आप बाइक कार से जिससे भी जा रहे हो उससे क्रॉस करने में उतना डिफिकल्टीज होती हैं. वैसे ही करंट के लिए रेजिस्टेंस क्या है? एक तरह से रुकावट है, एक प्रॉब्लम है. तो जैसे से रेजिस्टेंस की लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे प्रॉब्लम्स करंट के लिए भी इंक्रीज होती जाती है. तो इसलिए रेजिस्टेंस के लिए जो लेंथ पे डिपेंडेंस है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जैसे से लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा. अब देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या लॉजिक है. देखिए अगर आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ से इसको भी एक रिलेट करके एक बार देखो, तो अगर मान लो आप एक टनल से क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, टनल का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम है. क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए एक टनल का ऐसा है और दूसरे टनल का बड़ा है. तो जो टनल का क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा होगा तो आपको उससे प्रॉब्लम होगी, लेट के जाना पड़ेगा, झुक के जाना पड़ेगा. बट अगर टनल का क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होगा तो उस केस में क्या होगा? आप इजिली दौड़ते हुए भी क्रॉस कर सकते हो अगर टनल का क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा. इट मीन्स क्या हुआ कि जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया उतनी कम प्रॉब्लम, मतलब उतना कम रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे इसीलिए रेजिस्टेंस क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया होता है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है गाइस, कि अगर हम इन दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मर्ज करें, ठीक है, फर्स्ट सेकंड को मर्ज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए. ठीक है, तो जब ये प्रोपोर्शनल हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी. या इसको हम जो यहाँ पे सिंबल यूज करते हैं वो सिंबल को क्या पढ़ते हैं? रो. ये जो है सिंबल, इसी को रो बोलते हैं. ठीक है, ये रो है. तो रो को हम वैसे क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी. इसके बाद देखिए थर्ड फैक्टर क्या है अपना? मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. अब देखिए आप किस मटेरियल को यूज कर रहे हो, ठीक है, तो जिस मटेरियल को यूज करोगे उसके हिसाब से भी रेजिस्टेंस चेंज होता है. से आप सिल्वर यूज कर रहे हो, गोल्ड यूज कर रहे हो, कि एल्यूमिनियम यूज कर रहे हो, कि कॉपर यूज कर रहे हो, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का यूज कर रहे हो कंडक्टर या रेजिस्टर, जिस पे ये फैक्टर चेंज होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है आपको कि डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट रेजिस्टेंस होता है. ठीक है, ये जो अभी अपने पढ़ा था रो, जिसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है? ओम मीटर. ठीक है, ओम मीटर. और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आप देख सकते हो, रो ए बाई एल. ठीक है, याद रख सकते हो, इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं. अब देखिए अपने पास फोर्थ फैक्टर आ रहा है क्या? टेम्परेचर. टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? ये डिपेंड करता है अपने, पहले आप इसको सोचना थोड़ा सा. इसको मतलब देखो लॉजिकली सोचो अगर थोड़ा सा, कि टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे कंडक्टर के अंदर वो बहुत फास्ट मूव करने लगते हैं. उनके बीच में जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं. क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है. और जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है इलेक्ट्रॉन की,
तो करंट को वहां से पास करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए वहां पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जैसे इसको आप प्रैक्टिकल लाइफ से भी रिलेट करके समझ सकते हो। अगर एक आप रूम के अंदर हो और रूम का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा कर दिया जाए, तो जो रूम के अंदर के लोग होंगे वो बहुत तेज़ी से इधर उधर भागने लगेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप एक कोने से रूम के दूसरे कोने में रूम में क्रॉस कर पाओ? क्योंकि इतना ज़्यादा रैंडमनेस रहेगा, एक इधर उधर भागते रहेंगे कि आपको जाने ही नहीं देंगे। ठीक है, तो वैसे करंट के साथ होता है। इसीलिए करंट मतलब ऐसा ही होता है कंडक्टर के केस में कि जो रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या आती है। अभी हमने समझ लिया कि रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है जो हमने भी डिराइव किया था। तो रेजिस्टिविटी एक्चुअल में, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है? रेजिस्टिविटी भी एक तरह से रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, बट यहाँ पे क्या होता है, जो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो डेफिनेट होता है। मतलब लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया डेफिनेट होने का मतलब क्या हुआ कि जो लेंथ होती है हम वहाँ पे 1 यूनिट लेते हैं, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया होती है वो भी 1 यूनिट लेते हैं। तब जाके ये जो रेजिस्टिविटी होती है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। तो रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो रेजिस्टेंस, बट फॉर अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ पे आप ये फिगर से भी समझ सकते हो। अब देखिए रेजिस्टिविटी जो होती है एलॉय के लिए बहुत हायर रेजिस्टिविटी होती है देन मेटल। ठीक है, इसीलिए हम एलॉय को कहाँ पे यूज करते हैं? जो हीटिंग डिवाइसेस होती हैं, जैसे हीटर में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में हम हमेशा एलॉय यूज करते हैं, क्योंकि एलॉय की रेजिस्टिविटी मेटल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हम आयरन में यूज करते हैं, टोस्टर में यूज करते हैं, टंगस्टन इज यूज्ड इन फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, जो कॉपर और एल्यूमिनियम होता है इसको हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं, क्योंकि इनकी थोड़ी सी रेजिस्टिविटी कम होती है एज कंपेयर टू एलॉय। ये मतलब इनको हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए। तो यहाँ से ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि जो रेजिस्टिविटी होती है सबसे कम कंडक्टर की होती है, फिर एलॉय की होती है, फिर इंसुलेटर की होती है। इंसुलेटर का मतलब देख लो, देखा जाए तो रेजिस्टिविटी बहुत बहुत कम होती है। ठीक है, बट एलॉय की उससे भी कम होती है, और सबसे कम किसकी होती है? कंडक्टर की होती है। तो नोट, आप एक को एक पॉइंट नोट रखना है कि हमने ये तो फॉर्मूला पढ़ लिया, बट कभी कभी क्या होता है कि आपको जैसे वायर का रेडियस दे दे, और उस टाइम पे आप कैसे फिर उसको कैलकुलेट करोगे, डायमीटर दे दे आपको वायर का, तो उस केस में आप रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कैसे कैलकुलेट करोगे? उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि जैसे हमें पता है जो वायर होता है वो हमेशा सर्कल होता है। ठीक है, तो एक सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और अगर हम पाई आर स्क्वायर में आर को रिप्लेस कर सकते हैं d/2 से, तो पाई d/2 का स्क्वायर एंड इक्वल टू पाई d²/4। ठीक है, तो ये अपने पास जो एक ही मतलब एक का फॉर्मूला आता है वो पाई d²/4 होता है। अगर हम इसको उठा के इसमें पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? ये फॉर्मूला, आर का न्यू फॉर्मूला, जिसको हम ρl4, ये जो 4 था जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रखा था अपने, ठीक है, ये 4 यहाँ पे आ गया इसमें। ठीक है, इस 4 को हमने जब इसमें पुट किया यहाँ पे, तो ये ऐसा बन गया ρl4/πd²। तो ये फॉर्मूला ज़्यादातर यूज हो जाता है जब हमें रेडियस गिवन हो या डायमीटर गिवन हो। आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं तो आपका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा। What will be the resistivity of metal wire of 2 meter length and 0.66 mm in diameter
इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 50 ओम। तो देखो यहाँ पे अपने पास क्या क्या गिवन है, रेजिस्टेंस दे दिया 50 ओम और लेंथ दे दिया 2 मीटर एंड डायमीटर दे दिया 0.6 mm। ठीक है, तो डायमीटर अगर 0.6 mm दिया है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जो इसका रेडियस होगा उसका हाफ होगा 0.3 mm। तो हम इस mm को मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। ठीक है, और अभी मैंने बताया था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से अगर हम इसको पुट कर दें और पुट करने के बाद एक ही फॉर्मूले में अगर पुट करेंगे तो पाई को 3.14 लिख सकते हैं इंटू आर स्क्वायर, 3 इंटू 10⁻⁻⁴ का होल स्क्वायर। तो ओवरऑल कैलकुलेट करने पे हमें क्या आ जाएगा कि 28.26 इंटू 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर इक्वल टू 2.826 इंटू 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया। तो यहां से हम रो इक्वल टू आर एल बाई ए यूज कर सकते हैं, अभी मैंने इस फॉर्मूले को आपको बताया हुआ था। तो वहां से अगर इस फॉर्मूले को यूज करते हैं और यहाँ पे आर की वैल्यू, ए की वैल्यू और एल की वैल्यू को पुट कर दे तो हमारे पास जो ओवरऑल कैलकुलेशन आएगी रो की वो कितनी हो जाएगी, 70.65 इंटू 10⁻⁹ रो मीटर। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जो रजिस्टिविटी की यूनिट होती है वो रो मीटर होती है। अगर हम इस डेसिमल को यहाँ से डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे तो ये 7.065 इंटू 10⁻⁸ रो मीटर, हाँ रो मीटर कह रहा हूँ, ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओम मीटर है। तो ये अपना सॉल्यूशन हो गया, यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम था। एक और देख लेते हैं, यहाँ पे क्या गिवन है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर बिकम हाफ व्हेन इट्स लेंथ इज स्ट्रेच्ड डबल एंड व्हाट हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज अफेक्टेड इन न्यू कंडीशन। मतलब नई कंडीशन में जो इसका रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, पहले जो था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो हाफ हो गया और जो उसकी लेंथ थी वो डबल हो गई। तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हमने ए लिया और बाद में हाफ हो गई मतलब वो a/2 हो गया। ठीक है, और अगर पहले एल लेंथ थी और बाद में कितनी हो गई, डबल हो रही मतलब 12 हो गया। और हमने पहले का रेजिस्टेंस क्या ले लिया था, आर। हमें बाद का रेजिस्टेंस क्या करना है, फाइंड करना है। तो अगर हम यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो लगा दें, ठीक है, क्योंकि हम रेशियो फाइंड कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो R1 रेशियो R2 करें, क्योंकि R का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए। तो R1 के लिए अपना क्या हो जाएगा, हम इन तीनों को यूज करेंगे R1 के लिए। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको, रो एल बाई ए। बट अगर R2 के लिए देखा जाए तो R2 के लिए क्या होगा, इधर से यूज करेंगे सारे फॉर्मूले। तो यहाँ पे भी वही चीज लिखेंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि जो R2 के लिए होगा वो क्या हो जाएगा कि रो एल बाई ए फॉर्मूला होता है, रो हमने लिख लिया बट जो एल है वो कितना हो गया है, 12 बाई, और ए अपना कितना बन गया है बाद के लिए, a/2। तो यहां से देखो अगर आप, तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये ओवरऑल अपना, अगर मैं इसको अच्छे से करूं सॉल्व, तो ये अपने पास जो नीचे का 2 था वो ऊपर चला जाएगा। तो ये 4l/a बन जाएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये जब बन जाएगा, देखो आपको ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, R1 के लिए क्या है, रो एल बाई ए लिखा हुआ है और R2 के लिए ये लिखा हुआ है। तो यहां से देखो ये रेशियो में क्या होगा, जो चीजें कॉमन है वो कट जाती हैं। तो कॉमन तो इसमें सब कुछ था, बस 1:4 बच रहा है। मतलब क्या हुआ ओवरऑल कि जो R1/R2 है वो कितना है, 1/4 है। ठीक है, R1/R2 कितना है, 1/4 है। तो अब यहां से क्या कर सकते हो,
कि अगर मैं फाइंड करने की कोशिश करूं तो R1 बाई R2 इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से जो R2 है, R2 हमें फाइंड करना था ना, तो R2 कितना बन जाएगा, R2 इक्वल टू हो जाएगा अपना 4 टाइम ऑफ R1। यहाँ से इसे लिख सकते हो, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो रही है, 4 टाइम हो जा रही है। तो आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल और कर लेते हैं। A copper wire has diameter of 0.5 mm and resistivity is 1.6 into 10 की power minus 8 ohm meter. What will be the length of wire to make it resistance 10 ohm, and how much does the resistance change if the diameter is double? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें डायमीटर गिवन है, रेजिस्टिविटी गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है। अपने पास फॉर्मूला क्या है, हमें लेंथ फाइंड करना है ना, व्हाट विल बी द लेंथ। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करें, जो अपने पास रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला है, रो L4 बाई, ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखवाया था अभी, रो L4 बाई पाई डी स्क्वायर। तो वहां से अगर हम लेंथ को फाइंड करें, लेंथ को मतलब ट्रांसपोज करके इधर उधर ट्रांसपोज करके अगर लेंथ को फाइंड करेंगे तो आर पाई डी स्क्वायर बाई रो 4, ठीक है, ये हमें मिलेगा। तो अगर ये मिल जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं उनको उठा के पुट कर दे। तो अपने पास पाई तो हमें पता है, आर भी देखो इसमें पाई पता है, आर पता है, डी भी गिवन है डायमीटर, और हमारे पास और क्या रो गिवन है, और 4 तो कांस्टेंट है। तो जब इन सबको रख के हम कैलकुलेट करेंगे तो 122.7 मीटर आएगा, ये अपनी लेंथ हो जाएगी। बट यहाँ पे एक और पूछा हुआ है क्वेश्चन कि अगर हम उनके डायमीटर को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले को देखो, इसको यहां से क्या पता चलता है कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर के स्क्वायर का है। ध्यान समझना इस चीज को, जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर के स्क्वायर होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि जो डायमीटर है वो डबल हो रहा है। तो जब डायमीटर डबल होगा तो रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा, 1/4। क्योंकि अगर आप इसको क्या काम करो, इसको डबल करो, तो डबल करोगे तो स्क्वायर करने पे 4 हो जाएगा, और ये देखो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप थोड़ा सा इसको सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी सा कैलकुलेशन है। ओके गाइस, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर आउट हो गई होंगी। अगर कोई डाउट है आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। अगर आपको कोई टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया तो आई होप आप उसको भी कमेंट करके बताओ, जैसे हमें पता चले कि आपको कौन सा टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है समझ में। और लाइक और फॉलो और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि इससे दूसरों की भी हेल्प हो सकती है। तो guys, don't forget to download ODLS Academy app from Google Play. And thank you so much. Don't forget to subscribe our channel. Thank you. Bye bye. Take care.